हेलो फ्रेंड्स। नमस्ते मित्रों। मैं अरविंद आपका अपनी क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम शल्य सालक्य विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन कर रहे थे। शल्य सालक्य विज्ञान में हम रक्त मोक्षण या रक्त अवसेचन के बारे में जान रहे थे। रक्त मोक्षण जो दूषित ब्लड रहता है उसको निकालने की एक विधि है। इसके बारे में बताया हुआ है कि ये रक्त मोक्षण है जो अपने षष्ठी उपक्रम है उनमें ये नौवा उपक्रम है। एंड जो अपने अष्टविध क्रम है उसके अंदर ये 7 नंबर पे जो क्रम है उसके अंदर आता है 7 में, जिसको विश्रावण बोला है। जैसे इनसीजन, ऑक्सीजन यानी छत, और उन्हीं के अंदर ये 7वें नंबर का जो क्रम है विश्रावण यानी दूषित ब्लड को निकालना, उसी को ही रक्त मोक्षण बोला है। तो रक्त मोक्षण के लास्ट लेक्चर में हमने जाने थे कि रक्त मोक्षण है वो 2 टाइप से किया जाता है। इसका वर्गीकरण एक है अनुशस्त्र कृत यानी, दूसरा है शस्त्रकृत यानी शस्त्र के साधन के साथ। अनुशस्त्रकृत यानी जो शस्त्र हैं उनके अलावा जो साधन हैं तो ये अनुशस्त्रकृत के अंदर आते हैं। अनुशस्त्रकृत के अंदर जो यंत्र काम में लिए जाते हैं, जो शस्त्र काम में लिए जाते हैं, वो हैं श्रृंग, अलाबू, जलोक एंड घटी। तो श्रृंग जैसे गाय के सींग हम काम में लेते हैं रक्त को मोक्षण करने के लिए, जिसको गोश्रंग बोला है। ये लास्ट लेक्चर में हमने जाना था। उसके बाद में अलाबू यानी लौकी या घिया है, उसको खोखला बना के सुखा के उसको हम रक्त मोक्षण के लिए काम में ले सकते हैं। जो श्रृंग है ये 10 अंगुल का जो एरिया है उसमें जो रक्त का मोक्षण कर सकती है। अलाबू है, अलाबू के अंदर हम जो 12 अंगुल का जो एरिया रहता है वो उतने एरिया का हम रक्त मोक्षण कर सकते हैं। ये इनमें डिफरेंस है। ये इसमें 2 मुखी रहती है श्रृंग। एक साइड में ये सरसों के दाने जितना इसमें होल रहता है, उससे हम मुंह से खींच के वैक्यूम उत्पन्न करते हैं, उसके द्वारा हम रक्त का मोक्षण कर सकते हैं। अलाबू यानी ये जो लौकी या घिया है उसकी मदद से हम इसमें जहाँ पे भी जलोक ये अपना रक्त मोक्षण करना हो उस साइट पे पेशेंट के एक लैंप जला देते हैं, यानी एक रुई या जो कपास का जो टुकड़ा है, वस्त्र का जो क्लॉथ है, उसके उसको जला के हम उसके ऊपर एक लैंप जला देते हैं और लैंप के ऊपर जो अलाबू है, लौकी है, उसको लगाते हैं इस तरीके से कि वो जब बुझ जाता है लैंप तो उसके अंदर निर्वात उत्पन्न हो जाता है और उसकी वजह से उसको 10-15 मिनट रखने पे रक्त का मोक्षण हो जाता है। इस ये अलाबू विधि थी। और अभी हम जो बाकी की 2 विधियां हैं जो दी हुई हैं, जलोक व घटी। तो जो घटी विधि है ये सेम अलाबू विधि की तरह ही है, लेकिन इसमें हम जो अलाबू के स्थान पे, घिया के स्थान पे घटी में हम घड़े का उत्पादन करते हैं, यूज लेते हैं, यानी घड़ा रखते हैं और इसका प्रयोग हम
गुलम रोग रहता है उसको विलयन के लिए काम में लेते हैं। तो घटी यंत्र है वो भी इसकी सेम ही विधि है अलाबू विधि की तरह ही, लेकिन इसमें अलाबू की जगह पे मिट्टी का जो घड़ा है या हंडी है उसको काम में लिया जाता है, इसी को ही घटी क्रम कहते हैं। तो अभी हम जानेंगे इस लेक्चर में जलोक, यानी जो जलोक अनुशस्त्रकृत है, जलोक विधि है जिसके द्वारा रक्त मोक्षण किया जाता है, वो किस प्रकार से किया जाता है, जलोक क्या होती है। तो ये हमारे एग्ज़ाम में 20 मार्क्स का एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो उसके अंदर पूछा जा सकता है कि रक्त मोक्षण के वर्गीकरण के साथ जलोक विधि को समझाइए। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जलोक में कि जलोक इसके नाम से ही स्पष्ट है कि जल मासम आयुरीति, जल आयु का, यानी जल ही है आयु जिसकी, जलोक है जिसकी जल ही आयु है, यानी जलोक है ये एक एनिमल, ये अपना पानी में पाया जाने वाला जो क्रिएचर है, ये आपको दिखा सकते हैं इधर, ये है जलोक जो ये पानी के अंदर रहते हैं। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि जल ही आयु जिनकी, उनको जलोक बोला है। आगे लिखा है जल मास मोक इति जलोकस, यानी जल ही जिनका निवास स्थान। तो वो सेम ही बात है कि जल में रहने वाली या जल जिसकी आयु हो उसी को ही जलोक बोला है, इसीलिए इसको जलोक बोलते हैं। ये जलोक विधि है ये बहुत ही सुखदायी है रक्त मोक्षण की, इसमें मतलब न ज़्यादा दर्द होता है और ये बहुत ही सुखदायी बताई है रक्त स्राव के लिए। जलोक वर्ड है ये जल प्लस आयु से मिलके बना हुआ है। तो इसका मतलब है कि द एनिमल सेविंग वाटर एज द लाइफ, ऐसे जानवर जो जिनकी लाइफ जल है तो उसी को ही जलायु बोला है। द टर्म जलायु का कैन बी स्प्लिट जल प्लस ओका, द वाटर ड्वेलिंग एनिमल, यानी जल प्लस ओका भी हम इसको भागों में विभाजित कर सकते हैं। नेक्स्ट है, तो ये तो है जलोक की परिभाषा। सिनोनिम्स आपके सिलेबस में नहीं है, आप सिनोनिम्स याद कर सकते हैं। पर्याय हैं जलायु का, जलायु, जलुका, साथ ही रक्तपदा, रुक्तपदा, रक्त पायनी, यानी रक्त का जो मोक्षण करती है इसलिए इसको रक्त पायनी बोला है। अब सबसे महत्वपूर्ण है सेकंड पॉइंट में हम लिखेंगे कि जलोक का वर्गीकरण। तो जलोक है वो टोटल 12 प्रकार की बताई है, यानी 12 टाइप्स की जलोक होती है। इसमें से इसमें दिया हुआ है द्वादश है तासाम सविषय सविषट तावतत्ते एवं निर्विष। इसका मतलब है कि टोटल संख्या में 12 होती हैं जलोक, उनमें से 6 होती हैं सविष और 6 जलोक रहती हैं ये निर्विष रहती हैं। जो सविष जलोक हैं इनका हम चिकित्सा में यूज नहीं लेते हैं। निर्विष जलोक हैं यानी जिनमें जहर नहीं रहता, विष नहीं रहता, उनको हम चिकित्सा के लिए उपयोग में लेते हैं। इसके साथ ही जलोक की जो प्रकृति है, यानी जलोक की जो
प्रकृति ये पानी में रहने के कारण यानी शीतल जल में उत्पन्न होने के कारण इसकी शीत प्रकृति रहती है, और शीत प्रकृति होने की वजह से ये पीतहर यानी पीत जनित जो व्याधियाँ होती हैं पीत के शमन करने के लिए, उनमें ये बहुत ही उपयोगी रक्त मोक्षण की विधि है। तो हमने देखा कि जलों का वर्गीकरण सविश 6 होती हैं, निर्विष हैं वो भी 6 होती हैं। अब इम्पोर्टेंट है कि कौन सी सविश होती हैं, हम उनकी कैसे पहचान कर पाएंगे, और कौन सी जो निर्विष होती हैं जो चिकित्सा के लिए उपयोगी हैं, तो उनका पहचान के लिए आगे आपको दिया हुआ है। जैसे पहले दिया है सविश जलोक। जो सविश जलोक है ये क्या है कि जो जल रहता है तालाबों में, जो जल रहता है या जो नालियों में रहता है, यानी ये जो खराब जल में है या दूषित जल में ये उत्पन्न होती हैं। साथ में ही ये पॉइजन वाले इंसेक्ट यानी जो कीड़े हैं, मकोड़े हैं, मरी हुई फिश हैं, इनको खाती हैं। इसलिए इनको सविश जलों का बोला है। तो इनको हमें यूज में नहीं लेना चाहिए मेडिसिन में। सविश जलों की जो विशेषताएं हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आप देख सकते हैं। इसमें एग्जाम में आता है तो आप लिख सकते हैं। तत्तर सविश कर्षण कर्बूर अलगर्दा इंद्रायुधा सामुद्रिका एंड गोचंद्रा। तो ये सविश जलों का है। ये निम्न 6 लक्षण होते हैं इनमें, यानी 6 प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है कर्षण, मतलब इनका शीर स्थूल और रंग अंजन के चूर्ण की तरह गहरा नील कर्षण का होता है। जो कर्बूर रहती हैं, इसका मतलब है कि ये वर्मी मत्स्य से सर्प की तरह विस्तृत होती हैं, और इनकी पार्श्व से ये यानी कुक्षी कहीं से नीचे कहीं से ऊंची होती है, इसलिए इसको कर्बूर बोला है। अलगर्दा है, इनके शरीर पे बाल होते हैं, इनका मुख काला रहता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, या आप ये लिख सकते हैं कि इंद्रायुधा। तो इंद्रायुधा है ये जो सविश जलोक है, इसके जो शरीर के ऊपर बहुरंगी इंद्रधनुष टाइप जो शरीर पे धारियां होती हैं, और आयुर्वेद में बताया है कि इंद्रायुधा है, यदि इसको हम चिकित्सा में यूज में ले लेते हैं तो ये असाध्य होती है, यानी व्यक्ति की मौत भी हो सकती है यदि हमने इंद्रायुधा जलोक का यदि हमने यूज में लिया रक्त मोक्षण के लिए। तो इसके साथ ही है सामुद्रिका, यानी इनका जो रंग है वो कुछ कालापन लिए हुए पीली होती है। ये गोचंदना, मतलब इसका जो अधो भाग है वो बैल के अंडकोश की तरह होता है, 2 भागों में विभाजित होता है, और इनका मुख है वो सूक्ष्म होता है। तो ये आप सविश जलों का इसके अंतर्गत आप उनके ओनली नाम ही लिख सकते हैं, कर्षण, कर्बूरा, अलगर्दा, इंद्रायुधा, सामुद्रिका, गोचंदना। तो ये हैं सविश जलों के। अब दिया हुआ है कि
जो जलों का जिनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो ये कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हैं। यदि ऐसी जलों का हो तो उनका जैसे मध्य भाग स्थूल हो, प्रीक्लिष्टा यानी अमनोज्ञ दर्शना हो, दिखने में सही नहीं हो, पर्थु यानी विस्तीर्ण हो, बहुत ज़्यादा विस्तीर्ण हो, मंद विचेष्टा यानी मंद मंद गति करती हो, अग्रहिणी यानी खून का जो रक्तपान है वो अच्छे से नहीं कर पा रही हो, विषैली हो, अल्पपायनी एंड सविस, और इंद्रधनुष की तरह है, विचित्र धारियों से युक्त हो, तो ये जलोका हैं जिनका प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। तो सैविस जलोका में आपने जाना, इनके अलग अलग दिए भी हुए हैं कि ये कृष्णा जो अंजन चूर्ण वर्ण की होती है ये सैविस होती है, इसलिए हम इसको यूज में नहीं ले सकते। इसके साथ ही दिया हुआ है करबूरा, ये आपको दिखाई दे रही है, तो ये वर्बी मत्स्य की तरह होती है। नेक्स्ट है अलगर्दा, यानी जिसके शरीर पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, तो ऐसी लोग भी हम यूज में नहीं ले सकते। और ये है सबसे खतरनाक, यानी जो असाध्य होती है, इंद्रायुधा। तो आपको दिखाई दे रही है इंद्रायुधा है, इसके शरीर के ऊर्ध्व भाग पे इंद्रधनुष की तरह बहुरंगी जो धारियां हैं दिखाई दे रहे हैं आपके, वो होती हैं। इसके साथ ही सामुद्रिका, तो ये रंग में कालापन लिए हुए होती हैं और पुष्प सदृश रंगीन धब्बे होते हैं इनके, विचित्र पुष्प आकृति चित्र रंगीन इनके धब्बे होते हैं सामुद्रिका। और लास्ट वन है गोचंदना, तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है ये कि बैल के जो एंड को उसकी तरह गो वर्षण वर्त है अधोभाग दो विधा बुधा आकृति, यानी जो अधोभाग है वो दो भागों में बंट जाता है, अनुमुखी होती है। तो ये सैविस जलोका के बारे में हमने इसमें अध्ययन किया। अभी सैविस जलोका यदि बाइट कर जाती है तो क्या क्या हो सकता है। सवेतु अति मात्रम कंडू मूर्छा जबर दाहय, सर्दी यानी वोमिट या वमन, मदासदन, तो ये बीमारियां या व्याधियां उत्पन्न हो जाती है यदि सैविस जलोका बाइट करती है या हमने गलती से सैविस जलोका का चिकित्सा में यूज लिया तो। अब हम जानेंगे निर्विष जलोक। निर्विष जलोक हैं जो चिकित्सा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो निर्विष जलोका होती हैं जो रक्त मोक्षण के लिए यूज में ली जाती हैं, तो उनके लक्षण जानेंगे वो कैसे होती हैं, कहाँ पे उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहले उनकी उत्पत्ति यानी कहाँ पे ये पाई जाती है, तो लिखा हुआ है पदम उत्पल नलीन कुमुद सौगंधिक कुवल्ले पुंडरीक शेवाल कोतजात विश्लेषम वम बसह च निर्विषय, यानी स्वच्छ पानी वाले जो जलाशय हैं उनमें ये पाई जाती है, जहाँ पदम उत्पल नलीन कुमुद सौगंधिक कुवल्ले या पुंडरीक यानी अति श्वेत पदम तथा शेवाल पाए जाते हैं। यानी ये जो कमल के फूल शेवाल ऐसे जलाशयों में ये पाई जाती है, इसकी वजह से ये सैविस रहती है, यानी इनका जो गलन है, इनका कोथ है वो होता है, और ये सुगंधित तथा जल बहुल स्थानों में पाई जाती है, यानी सुगंधित जल में रहती है ये, जो दुर्गंध युक्त जल है उसमें नहीं रहती।
तो ये है इनकी उत्पत्ति स्थान। जबकि जो सैविस जलोका है वो कीचड़ युक्त स्थानों में और जो विषैले पदार्थ खाती है उनमें रहती है, इसलिए हम निर्विष जलोका को यूज में लेते हैं। महाशीर बलवत्य शीघ्र पाइन्य हो महासन, यानी ये शीघ्र पाइन यानी जो रक्त का मोक्षण है वो अच्छे से करती हैं। अभी दिया हुआ है कि निर्विष जलोका है, ये कौन कौन सी होती हैं, तो इधर लिखा हुआ है कि निर्विष जलोका अथ निर्विषा कपिला पिंगल शंखमुखी मूषिका पुंडरीक मुखी एंड सावरिका। जो सावरिका है ये लंबाई में 18 अंगुल लंबी होती है और इसका यूज हम पशुओं में लेते हैं। इसके अलावा जो 11 अपनी उनमें से जो ये 5 जो निर्विष हैं जलोका है इनको मनुष्यों में यूज में लिया जाता है, और बाकी ये एक जो निर्विष जलोका है सावरिका, इसको पशुओं में यूज लिया जाता है। तो निर्विष जलोका जो कौन कौन सी हैं वो आपको दिखाई हुई है इधर। कपिला यानी कपिला इसका मनशिला जैसा इसका के रंग की तरह होती है, जैसे आपको दिखाई दे रही है। ये पार्श्व व्याम पृष्ठ स्निग्ध, यानी इसका जो पार्श्व हीरा है हिस्सा है ये स्निग्ध रहता है, मृदु रहता है और हरे वर्ण का रहता है। तो ये कपिला है, इसको हम यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट है पिंगला, यानी इनका जो रक्त वर्ताकार यानी आकार में ये गोल होती हैं और लाल वर्ण की होती हैं, यानी रक्ता यानी लाल वर्ण की होती हैं। और आसुगा, इनकी गति भी तेज होती है। नेक्स्ट है शंकुमुखी जलोक, शंकुमुखी जो जलोक है इसका रंग यकृत की तरह होता है, दिखाई दे रहा है आपको, रंग है वो यकृत किडनी की तरह होता है। और ये रक्तपान शीघ्रता से करती हैं, शीघ्र पाइनिया एंड दृढ़ तीक्ष्ण मुखी, इनका मुख है वो तीक्ष्ण रहता है और लंबा रहता है, इसकी वजह से ये शीघ्र पान करती हैं। नेक्स्ट है मूषिका, तो इनका रंग है वो मूषिका यानी चूहे के रंग जैसा होता है एंड आकृति भी चूहे की पूंछ की तरह होती है इनकी। इसकी गंध है वो अप्रिय होती है। फिफ्थ वन है पुंडरीक मुखी, यानी पुंडरीक में से इसका रंग है वो मूंग की तरह है, मुक्त वर्ण, यानी जो अपना मूंग होता है उसकी तरह इसका ये रंग में मूंग की तरह हरी होती है। साथ ही इसका मुख है वो पद्म पुष्प की तरह होता है, जो इसका मुख है जो पद्म पुष्प होता है उसकी तरह होता है और बहुत ही विस्तृत होता है। तो ये थी पुंडरीक मुखी। और नेक्स्ट वन जो आपको बताया था मैंने सावरिका, यानी ये 18 अंगुल लंबी 18-10 अंगुल लंबी होती है और इसका रंग है वो इसका भी पद्म पत्र की तरह होता है, उसका पद्म पुष्प की तरह होता है और गहरा हरा रंग होता है, दिखाई दे रहा है आपको गहरा हरा रंग। इसको बोलते हैं सावरिका। इनको हम पशुओं में रक्त मोक्षण के लिए काम में लेते हैं। तो ये हमने देखा निर्विष जो जलोका हैं उनके बारे में। ये कहाँ कहाँ पे रहती हैं, कहाँ पे पाई जाती हैं, कैसे इनका कलेक्शन होता है वो हमने आपको बता दिया कि
ये इनकी जगह दी हुई है, येवन, पांड्या, सहिया एंड पोथना, जो आसाम, वेस्ट बंगाल, मेघालय में अपने इंडिया में है। साउथ इंडिया में पांड्या टाइप की है, येवना टाइप की हैं जो अफ़गानिस्तान, तुर्किस्तान एंड यूरोप में है, एंड सैया टाइप की जो नॉन पॉइजनस लीच हैं यानी निर्विष लीच हैं, वो वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती हैं। ये अपने सिलेबस में नहीं है। ये आपको दिखाई दे रहा है कि जो निर्विष जलोक है ये साफ पानी, सुगंधित शैवाल या जो पुष्प हैं, कमल पुष्प है, उनमें ये पाया जाता है निर्मल पानी में। इनका कलेक्शन का जो टाइम है, पूर्व, जैसे हम जलोक क्रम लिखेंगे तो सबसे पहले हम पूर्व क्रम लिखते हैं। पूर्व क्रम में हम कैसे कलेक्शन करते हैं, साइट, व्यक्ति की जो पेशेंट है उसकी प्रकृति, ये सब उसके अंदर लिख सकते हैं। तो ये शरद ऋतु में यानी ऑटम ऋतु में हम इसको अक्टूबर से नवंबर के महीने में हम इनका कलेक्शन कर सकते हैं। इनके प्रिजर्वेशन के लिए भी दिया हुआ है कि हम कैसे इसको रखते हैं। तो ये आपको जलोग दिखाई हुई हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इनका इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो जानेंगे कि जो जलोकावतरण की विधि है यानी जलोक व्यक्ति में कैसे काम में ली जाती है, इनका प्रधान क्रम के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और उसके बाद हम जानेंगे पश्चात क्रम, ये हम अगले जो लेक्चर है उसमें जानेंगे। धन्यवाद।